ये देश एक ऐसा मुल्क है जहां राखी मुझे बहन जी ने बांधी है, बराबर। ये कौमी एकता की बात है। हमने पहले भी बोला मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कोई मुसलमान खतरे में नहीं है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, कोई दलित खतरे में नहीं है। एक्चुअली खतरे में हर वो शख्स है जो सरकार के खिलाफ बोलता है। जब तक हम ये बोलने का पैमाना ना बदले, जब तक हम अपना ये विचार ना बदले, सरकार का काम होता रहेगा। मैं मुसलमान हूँ तो मुझे डराया नहीं गया होगा, मुझे धमकियाँ नहीं दी गई होंगी। मेरे पे अभी तक 7 अटैक हो चुके हैं बीजेपी की तरफ से। इवन मेरे दोनों पैरों के नाखून जो उखड़े हुए हैं, मुझे 3 घंटे बंद करके मारा भी गया है। उसके बावजूद मैं नहीं रुकी, मैं लगातार आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि मुझे मालूम था डर के आगे जीत है और ये भारत हमारा है। ये बहन जो मेरी टेंशन में है, इनके नाखून उखड़े, इन्हें मारा गया। जब जामिया में कैंपस हो रहा था, हमने वो वीडियो देखा था, जब बच्चों को मारा जा रहा था, मैंने वो भी देखा था। क्यों मारा जा रहा था? आप उनसे बात कर सकते थे, आप उनके स्टडी रूम्स में क्यों घुसे? फुटेज में तो साबित हुई, दिल्ली पुलिस घुसी थी क्या? घुसी नहीं थी क्या? क्यों मार रहे थे? 4 लड़की मिलके एक लड़के को बचाने का प्रयास कर रहे थे, इसे मत मारो, इससे मत मारो। आप एक को मारोगे, एक को दबाओगे, 100 आदमी तैयार होगा, ले मुझे मार। भारतीय खतरे में है। ये जो केंद्र की सरकार है, ये भारत को खतरे में रख चुकी है, क्योंकि भारत को बेच चुकी है। चौकीदार इसलिए गलत नहीं है कि वो चौकीदार है, चौकीदार इसलिए कि चौकीदार ने अंडरग्राउंड पैकेज ले लिया। हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना है, हम इनके हथियार से इनसे लड़ेंगे। इन्होंने हमें जो दिया है ना वेपन, एटम बम, ब्रह्मास्त्र, न्यूक्लियर बम, मिसाइल बम, कौन कौन से? जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, ब्लैक मनी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आप सुन रहे हैं ना, कोरोना वायरस, एंटी कोरोना वैक्सीन, मास्क की थ्योरी, कौन कौन सा मास्क बेचा, हम इनके ऊपर आएंगे, इनके ऊपर। और सबसे मेजर एम्प्लॉयंसी, आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आपके इंडस्ट्रीज, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को आपने बेच दिया। अगर हमने केवल हिंदू मुसलमान दलित इन मुद्दों पे बात करना शुरू कर दिया ना, बिहार तो छोड़िए, इंडिया के किसी राज्य में इनकी सरकार नहीं बनेगी। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दुनिया के सबसे यंगेस्ट कंट्री के सबसे यंगेस्ट न्यूज़ चैनल यंगिस्तान में आपका स्वागत है। आज एक अहम मुद्दा है, एक अहम बात है, आपको बताना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने देश के लिए आवाज़ उठाई, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाई, उन लोगों ने उनको चांद बना दिया, सितारा बना दिया, और वो ओवरनाइट सुपरस्टार भी बन गए। एक ऐसी मिसाल है मेरे साथ, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आप सही आपका हम स्वागत करेंगे और आप खुद अपना नाम लोगों को बताएं। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल शरानन पति आप लोगों का अभिवादन करता हूं, और यंगिस्तान के चैनल के जो हमारे युवा साथी हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप सभी का दोबारा अभिवादन। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो ये है कि RSNP फाउंडेशन खोलने के पीछे का मकसद क्या है? क्या ज़रूरत आन पड़ी? क्योंकि आप अच्छा खासा लोगों के सामने इंटरैक्ट होकर के लोगों की आवाज़ उठाते थे। आज आखिर इस फाउंडेशन को खोलने के पीछे का क्या मकसद है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, यंगिस्तान आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये रजिस्ट्रेशन जो है, RSNP फाउंडेशन बेसिकली MSME रजिस्ट्रेशन है। और ये मैंने अपने पहला जो मेरा वायरल वीडियो हुआ था निर्मला सीतारमण जी के साथ, मिडिल क्लास फैमिली की जो परेशानियाँ हैं, उन्होंने जो उल्लेख किया था कि इस तरह का एक स्पेस लैब होता है, उसके वायरल होने के बाद मुझे लगा कि गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन लाया है MSME, और जो सोशल सर्विस में एंटाइटल्ड है। तो मुझे लगा कि अगर सरकार अगर इसमें रोजगार देती है, तो क्यों ना मैं सरकार के दिए रास्ते में चलूं। और इस तथ्य में कि 2 करोड़ रोजगार आएंगे, तो उनमें हो सकता है मेरा नाम भी आ जाए। तो मैंने इमीडिएटली गवर्नमेंट की MSME रजिस्ट्रेशन की ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से, और उसकी फाउंडेशन नंबर आप किसी भी वेबसाइट में देख सकते हैं। और इसकी ज़रूरत 2 कारणों से पड़ी। भाई 2016 से कामकाज तो कुछ बचा नहीं। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड रहा हूँ, और मेरे बिजनेस रहे, टूर एंड ट्रैवल्स के भी रहे। इससे पहले प्रायर में भी मैं सर्विस लाइफ में रहा हूँ, वो सब बंद है। आप देख सकते हैं ज़्यादातर उद्योग बंद है बाजार में। अगर आज कुछ चल रहा है तो पॉलिटिक्स चल रहा है, पॉलिटिक्स में कर नहीं सकता, बिकॉज नाउ डेज पॉलिटिक्स हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ जेंटलमैन्स बिजनेसमैन। तो हम वो कर नहीं सकते क्योंकि हम इतने फाइनेंशियली साउंड नहीं है। तो हमने ये MSME रजिस्ट्रेशन कराया, और फिर लगा कि जब सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, तो क्यों ना उन पॉलिसी का उल्लेख सरकार के लोगों से करें, समाज में जाएं, समाज में सेवा करें, और जो व्यक्ति हमें हमारे सेवा के लायक कुछ देना चाहे, वो हमारी सेवा के लायक हमें अवश्य मदद करें। नाम के आगे जो रेबल लगाया है आपने, उसकी वजह से लगाया है, जिसका नाम बागी है? देखिए, 2 कारण थे। थोड़ा बहुत गूगल के बारे में जानकारी ली।
क्योंकि मैं जानता था कि जो आईटी सेल है बीजेपी के और जो अंध भक्त जो लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, मैं बीजेपी के भक्त बोलता हूँ, वो लोग एक सवाल जरूर करते हैं कि अगर करोड़ों और लाइक्स हो जाए, व्यूज हो जाए तो आपको मोनेटाइजेशन यानी पैसे तो मिलेंगे फेसबुक और यूट्यूब से। आपके इस यंगिस्तान चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहूँगा, रेबल शब्द जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं होता है। मैंने आज तक यूट्यूब से एक पैसा मोनेटाइजेशन का नहीं लिया, जबकि करोड़ों करोड़ों व्यूज है मेरे, और ना फेसबुक से एक पैसा लिया। आप वो जानकारी ले सकते हैं क्योंकि आपका आईटी सेल तो बहुत मजबूत है भाई। तो रेबल बनना ही इसलिए था कि लोगों में एक मैसेज जाए कि हर व्यक्ति जो लोगों का पर्सनिफिकेशन बनने के लिए आता है वो बाद में पॉलिटिशियन नहीं बन जाता। ये लड़का पॉलिटिशियन नहीं बनेगा, ये बागी पॉलिटिशियन नहीं बनेगा। ये गारंटी मैं आपको वैसे क्यों दूं, मैं आपको डे स्टेप के पहले दिन से क्यों ना दूं। अगर मैं एक वैसे व्यक्ति होता तब तक मेरे को करोड़ों रुपए तो मिल चुके होते यूट्यूब और फेसबुक से, जहां 28 मिलियन 30 मिलियन 40 मिलियन का मेरा व्यूज आ रहा है, 4 पैसे 6 पैसे पर व्यू का तो आ ही जाता है। बिल्कुल, पर मुझे तो कोई प्राप्ति नहीं हुई। तो रेबल इसीलिए बनना था कि जनता को ये लगे उन्हीं का अपना बच्चा, उन्हीं का अपना भाई, उन्हीं का अपना बेटा, उन्हीं के मुद्दों के लिए उन्हीं के देश में उसी सरकार से लड़ने के लिए तैयार है। जनता तैयार है कि नहीं, ये बहन जी जैसे हमारे जैसे बाकी एक्टिविस्ट तैयारी करने में लग गए हम लोग। जी, जैसे बहुत सारा सवाल आपसे पूछा था, सारे सवालों का जवाब आपने एक सवाल के साथ ही दे दिया। जी, आपका नाम अमन रिजवी है, आप एक मुस्लिम हैं, क्या आपको डर लगता है? क्योंकि अब जो है लड़ाई एक बड़े पैमाने पे आप करने जा रही हैं रेबल भाई के साथ, तो क्या बीइंग अ मुस्लिम आपको डर लगता है? नहीं, बीइंग अ मुस्लिम तो डर नहीं लगता, लेकिन हाँ, डर की राजनीति यहाँ पर बहुत दबा कर चल रही है और बहुत दिनों से चल रही है। ये नहीं कि मैं मुसलमान हूँ तो मुझे डराया नहीं गया होगा, मुझे धमकियाँ नहीं दी गई होंगी। मेरे पे अभी तक 7 अटैक हो चुके हैं बीजेपी की तरफ से। इवन मेरे दोनों पैरों के नाखून जो उखड़े हुए हैं, मुझे 3 घंटे बंद करके मारा भी गया है। उसके बावजूद मैं नहीं रुकी, मैं लगातार आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि मुझे मालूम था डर के आगे जीत है और ये भारत हमारा है। मेरे दादा परदादा ने भी यहाँ पर कुर्बानी दी थी, और यहाँ हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। यहाँ हम किसी मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम किसी हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम ईसाई की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सरदार की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ संविधान की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें संविधान बचाना है। बीजेपी को हमने भी चुना था, हमने भी वोट करा था, हमें भी लगा था कि जब इन्होंने कहा था मैं चाय वाला हूँ, मैं चौकीदार हूँ, तो हम बड़े खुश होते। अल्लाह, हमारे बीच में से कोई बंदा आया जो हमारे जैसा ही करीब है, जो रॉयल फैमिली से नहीं था। लेकिन बाद में हमें पता चला ये चौकीदार थे, लेकिन ये हमारे चौकीदार नहीं थे, ये अंबानी, अदानी और कॉर्पोरेट मीडिया के चौकीदार थे, हमारे नहीं थे। तो जब तक हमें पता चला तब तक पूरा भारत बिक चुका था, हमारे हाथ से सारी चीज़ें निकल चुकी थी। सिर्फ तब एक ही हमारे हाथ में आवाज़ बची थी कि हमें सड़कों पर उतर जाना चाहिए, तहरीकें चलानी चाहिए इस संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे हाथ में ना कोई तीर है, ना त्रिशूल है, ना तलवार है। हमारे हाथ में संविधान है और अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिससे हम भारत को एक करने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो हम कितने बर्बाद हो चुके। अगर हम अब भी नहीं जागे तो घरों में घुस घुस के मारे जाएंगे। ये देश एक ऐसा मुल्क है जहां राखी है, राखी मुझे बहन जी ने बांधी है, बराबर। ये कौमी एकता की बात है। हमने पहले भी बोला मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कोई मुसलमान खतरे में नहीं है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, कोई दलित खतरे में नहीं है। एक्चुअली खतरे में हर वो शख्स है जो सरकार के खिलाफ बोलता है। जब तक हम ये बोलने का पैमाना ना बदले, जब तक हम अपना ये विचार ना बदले, सरकार का काम होता रहेगा। आप मुसलमान के लिए लड़ते रहेंगे, चंद्रशेखर जी दलित के लिए लड़ते रहेंगे, कोई हिंदू के लिए लड़ता रहेगा, हम आपस के लिए कब लड़ेंगे? जब हर आदमी ये तय कर लेगा कि मैं एक भारतीय के लिए खड़ा हूं, तो ये हिंदू मुसलमान वाला फसाद ही खत्म है। बीमारी यहाँ आती है जब हम लोग इस मुद्दे पे बात करते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि आज मुसलमान खतरे में, जब हिंदू खतरे में, दलित में। पहली बात तो अगर हमें बीजेपी के प्रोपेगेंडा को खत्म करना है, ये तय कर लीजिए कि प्रोपेगेंडा किसका खत्म करना है। आप आज नेशनल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप कल को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करेंगे वुमेन्स को। भारतीय खतरे में है। ये जो केंद्र की सरकार है, ये भारत को खतरे में रख चुकी है, क्योंकि भारत को बेच चुकी है। चौकीदार इसलिए गलत नहीं है कि वो चौकीदार है, चौकीदार इसलिए कि चौकीदार ने अंडरग्राउंड पैकेज ले लिया। इस वक्त एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, जो बहन जी के साथ बैठ के मैं सबके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आप लोगों के मन से कि हमने सेव इंडिया क्यों रखा है। लोगों को ना एक पॉइंट दे दिया गया कि एनआरसी और सीए के बदले जो है मुसलमान खतरे में। पता है किस लिए? नौकरियां है नहीं। इससे पहले कि आप नौकरी को जज्बा करो, उन्होंने हिंदुओं के पीछे एक मुसलमान बॉम्ब फेंक दिया। आप लोग उनकी राजनीति को प्लीज समझिए भाई और बहनों, प्लीज अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स, प्लीज अंडरस्टैंड द थॉट बिहाइंड दिस पॉलिटिक्स। व्हाई एनआरसी, व्हाई सीए, व्हाई? द क्वेश्चन इज बिकॉज देयर आर नो जॉब्स। मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव स्टॉप्ड प्रोडक्शन। मारुति has stopped production, Ford India has stopped production, Hyundai India has stopped production, Honda India has stopped production.
आपका ये जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल सेक्शन, ये बंद, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद है, कॉल सेंटर इंडस्ट्री बंद है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री तो 5 साल पहले ही बंद हो गई जब से मोदी जी आए हैं। लोगों ने 50 लाख का मकान खरीदा, 1,000 रुपए लाख का जाता है EMI, 50,000 का EMI, मकान की कीमत घट के 35 लाख हो गई, लेकिन EMI 50 का 52,000 हो गया। आपको ये थॉट समझने की जरूरत है। हर भारतीय परेशान है। हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना है, हम इनके हथियार से इनसे लड़ेंगे। इन्होंने हमें जो दिया है ना वेपन, एटम बॉम्ब, ब्रह्मास्त्र, न्यूक्लियर बॉम्ब, मिसाइल बॉम्ब, कौन कौन से, GST, डिमोनेटाइजेशन, ब्लैक मनी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आप सुन रहे हैं ना, कोरोना वायरस, एंटी कोरोना वैक्सीन, मास्क की थ्योरी, कौन कौन सा मास्क बेचा, हम इनके ऊपर आएंगे, इनके ऊपर। और सबसे मेजर एम्प्लॉयंसी, आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आपके इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को आपने बेच दिया। अगर हमने केवल हिंदू मुसलमान दलित इन मुद्दों पे बात करना शुरू कर दिया ना, बिहार तो छोड़िए, इंडिया के किसी राज्य में इनकी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन ये क्या करते हैं, मुसलमानों को अलग कर दो, NRC का चॉकलेट दे दो, शाहीन बाग बनता रहेगा, देश में और 3-4 शाहीन बाग बनता रहेगा, और फिर हिंदू को अंदर ही डाल देंगे। देखो भाई, सड़क तो जाम कर दे रहे हैं, कालिंदी कुंज पार करके नोएडा कैसे जाओगे, तुम्हें पेरिफेरल घूम के आना पड़ेगा, जहां 8 किलोमीटर जाना पड़ता था वहां 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ये है मुसलमान, ये छवि क्रिएट कर रहे हैं, और हम लोग उनके शिकंजे में क्यों फंसे। आपका अपना बेटा रेबल सदानंद पति हाथ जोड़ के विनती करता है, इनकी पॉलिसीज को समझना हो ना, हमसे पूछिए। अब वो लोग बोलते हैं ना हिंदू हिंदू, मैं हूं ना हिंदू, मैं इनकी पॉलिसीज खोलूंगा, ये तो मेरी बहन है, कौन इनके सामने कौन खड़ा हो जाएगा। जब इनके 5 भाई खड़े हो जाएंगे, बहन को कुछ बोलने की आवश्यकता है क्या। धिक्कार ऐसे भाई पे जिस भाई को होते हुए अरे हम अपना शीश कटा लेंगे, बहन का आंख की पलक ना झुकने देंगे। हम वो हिंदू हैं, वो हिंदू क्या जो दिल में अपने मुसलमान भाइयों को जगह ना दे, वो मस्जिद क्या जहाँ एक हिंदू बैठ के रोटी ना खा सके भाई साहब, और वो गुरुद्वारा क्या जहाँ रोज लोग आपके लंगर नहीं डलते। भूखा आदमी की जात होती है क्या, गरीबी की जात होती है। एक मंच से ना आपको एक सीधा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आप समझिएगा। मैंने देखिए, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। मेरे साथी बहन और मेरे साथी देश के सारे एक्टिविस्ट अच्छे से सुनिए, हार्ड वर्क मत कीजिए। हार्ड वर्क तो रिक्शा वालों से कराया जा रहा है, खेत में बंधुआ मजदूरों से कराया जा रहा है, ईंट भट्टों में मजदूरों से कराया जा रहा है। चलिए करते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क, कोरोना के चलते लोग अस्पताल में मर जा रहे हैं, घर में तो बन नहीं रहा। एक उदाहरण पूछूं आपसे, हमारे जितने भी चौराहे हैं, मेरे यहाँ जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो सुनिएगा, जितने भी चौराहे में जो भिखारी होते हैं, भिखारी, एक की भी डेथ कोरोना से हुई है क्या। कहते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है। ये सच है, ये सच है। आपको समझना होगा, इस मुल्क का जो सबसे गरीब शख्स है एक भिखारी, जिसका आधार कार्ड नहीं होता, जिसका BPL कार्ड नहीं होता। मेरे साथी जर्नलिस्ट ने क्या बोला, उनकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। जो बरसात का पानी पी के रह जाता है, धूल मिट्टी खा के रह जाता है, उसका इम्यून सिस्टम ऐसा है, बराबर। तो जो लोग सेब, अनार, रोटी, अखरोट, काजू, बादाम, दूध, अमूल की लस्सी, चिली चिकन और जो थोड़े बहुत अल्कोहल भी ले लेते हैं, उनका इम्यून सिस्टम तो 100% एक्स्ट्रा ट्रिगर होता होगा। भला हमें कैसे कोरोना हो जाएगा। आप अपने 2 साल यात्रा की, आज उनकी सरकार है, प्रैक्टिकल एग्जांपल शो कर रहा हूं आपको। लेकिन वो पॉलिटिशियन थे, पर लोगों के बीच तो आए, उन्होंने BJP को हराया, TDP को हराया। कैसे हराया, उनकी स्ट्रैटेजी थी, बराबर। हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, हम देश इकट्ठा कर रहे हैं, हम भारत को जिताएंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जिताएंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि RSNP फाउंडेशन जिस कामयाबी के लिए झंडे गाड़ रही है, इसी तरीके से आप लोगों के लिए काम करते रहें। जरूर जरूर, धन्यवाद, नमस्कार।